नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। मैं हूं आपके साथ दीपिका यादव और वक्त हो चुका है राजधर्म का। मिडिल ईस्ट में जंग और भी ज्यादा भीषण होती जा रही है दिन ब दिन। ईरान ने इजरायल के कई शहर पर ताबड़तोड़ मिसाइल अटैक किए हैं। साथ ही मिडिल ईस्ट में ईरान ने मिसाइल वर्षा कर दी है। सऊदी अरब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल अटैक किया, जिसमें 12 अमेरिकी सैनिक घायल हो गए। साथ ही अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग विमान तबाह हो चुके हैं। ईरान ने कुवैत एयरपोर्ट पर भी ड्रोन अटैक किया। बताया जा रहा है कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लगा हुआ रडार सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जंग का 29वां दिन, हमले का निर्णायक राउंड। मिडिल ईस्ट में भीषण संग्राम, तेल अवीव टू तेहरान महाविनाश। कुवैत सऊदी टू बहरीन, ईरान की बारूदी स्ट्राइक। स्ट्रेट ऑफ ट्रंप, कब्जे की आखिरी जंग। But they have to open it up. They have to open up the Strait of Trump. Hormuz. ईरान युद्ध का टर्निंग पॉइंट, एटमी युद्ध का टाइम। و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. मिडिल ईस्ट में भीषण जंग चल रही है। तेहरान से लेकर तेल अवीव तक बारूदी स्ट्राइक हो रही है। पूरा मिडिल ईस्ट धीरे धीरे महाविनाश की ओर बढ़ने लगा है। ईरान की मिसाइलें और ड्रोन अमेरिकी सैन्य ठिकानों को धुआं धुआं कर रहा है। मुस्तबा की फोर्स इजराइल पर क्लस्टर मिसाइलें दाग रही है। तेल अवीव पर बारूदी प्रहार कर रही है। इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर प्लांट पर हमला कर युद्ध को और भीषण करने की हुंकार भर दी है। अमेरिका ने भी ईरान में जंग की डेडलाइन तय कर दी है। युद्ध विराम खत्म होते ही ईरान में कहां-कहां स्ट्राइक करनी है, इसकी मैपिंग कर ली है। जंग के 29वें दिन ईरान ने अमेरिका पर बड़ा हमला किया है। सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने अमेरिका के सैन्य बेस को धुआं धुआं कर दिया। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक हमले में 12 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिसमें 2 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया कि ईरान के हमले में अमेरिका के कई रिफ्यूलिंग प्लेन भी तबाह हो गए हैं। ये पहली बार नहीं है जब ईरान की स्ट्राइक में अमेरिका का जेट तबाह हुआ है। इससे पहले भी ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट को मारने का दावा किया था। 25 मार्च को ईरान ने अमेरिका के F-18 फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया था। तो वहीं 20 मार्च को अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 को मारने का दावा किया था और अब एक बार फिर अमेरिका के रिफ्यूलिंग जेट को तबाह करने का दावा किया जा रहा है।
पिछले 29 दिनों की जंग में अमेरिका को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। अमेरिका को अब तक 23 विमानों का नुकसान हुआ है, जिसमें एक F-35 फाइटर जेट, एक F-18 फाइटर जेट, 3 F-15 और 6 KC-135 रिफ्यूलिंग जेट से हाथ धोना पड़ा है। इसके अलावा ईरान ने दावा किया कि उसने अमेरिका के 12 MQ-9 ड्रोन को भी मार गिराया है। ईरान ने न सिर्फ सऊदी अरब में अमेरिकी सैन्य बेस पर बड़ा स्ट्राइक कर अमेरिकी फौज को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि कुवैत में भी अमेरिकी मरीन पर ईरान ने हमला करने का दावा किया है। IRGC का दावा है कि ईरान ने कुवैत के बुबियान आइलैंड पर मिसाइल अटैक किया है, जिसमें 100 से ज्यादा अमेरिकी कमांडो मारे गए। ईरान का दावा है कि उसने बुबियान आइलैंड पर कादिर 380 क्रूज मिसाइल से अटैक किया था। ईरान ने कुवैत के शुवैख पोर्ट पर भी मिसाइल और ड्रोन्स की बारिश कर दी। IRGC के हमले के बाद कुवैत के शुवैख पोर्ट पर भी भीषण आग लग गई। ईरान ने सऊदी अरब और कुवैत के साथ साथ बहरीन पर भी जबरदस्त बारूदी प्रहार किया। IRGC ने बहरीन में अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना बनाया। बहरीन के ईसा एयरबेस पर मिसाइल अटैक किया। साथ ही बहरीन में अमेरिका के अमेरिकी नेवल बेस के हेडक्वार्टर पर भी ईरानी फोर्स ने निशाना साधा। अमेरिका के 5वें फ्लीट हेडक्वार्टर पर हमला किया। इतना ही नहीं, बहरीन में अमेरिका से जुड़ी एक तेल कंपनी पर भी ईरान ने हमला किया। ईरान के हमले की वजह से अमेरिकी कंपनी के ऑयल प्लांट में आग लग गई। ईरान अमेरिकी बेस को निशाना बना रहा है, तो वहीं अमेरिका ईरान पर अभी कोई अटैक नहीं कर रहा है, क्योंकि ट्रंप ने 7 अप्रैल तक युद्ध विराम का ऐलान किया है। बताया जा रहा है कि ट्रंप उन युद्धपोतों का इंतजार कर रहे हैं जो तेजी से ईरान की ओर बढ़ रहे हैं, जिस पर अमेरिका के 5000 से ज्यादा मरीन कमांडो तैनात हैं, जो ईरान में ऑन ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने दावा किया कि ईरान में ऑन ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी और ये जंग अगले कुछ हफ्तों में समाप्त हो जाएगी। This is not going to be a prolonged conflict. We're going to destroy their navy, we're going to destroy their air force, and we are going to significantly destroy their missile launchers so they can never hide behind these things to get a nuclear weapon. We are achieving all those objectives. We are ahead of schedule on most of them, and we can achieve them without any ground troops, without any. अमेरिका भले ही दावा कर रहा है कि ईरान में ऑन ग्राउंड ऑपरेशन नहीं किया जाएगा और अगले कुछ हफ्तों में जंग खत्म हो जाएगी, ऐसा होता दिख नहीं रहा है। क्योंकि ईरान न सिर्फ खाड़ी देशों पर हमला कर रहा है, बल्कि इजराइल पर भी मिसाइलों की बारिश कर रहा है। तेल अवीव पर क्लस्टर मिसाइलें दाग रहा है, इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहा है। ईरान ने सेंट्रल इजराइल में सिज्जिल मिसाइल से अटैक किया, जिससे इजराइल में भारी तबाही हुई है। ईरान की मिसाइल अटैक में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 2 घायल हो गए हैं। ईरान ने जिस सिज्जिल मिसाइल के नए वर्जन का इस्तेमाल किया, वो एक साथ 4 वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। IRGC के हमले में इजराइल में कई बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचा है। इजराइल में भारी तबाही हुई है। ईरान इजराइल पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहा है, तो इजराइल भी ईरान पर भीषण बमबारी कर रहा है। इजराइल ने तेहरान पर बमों की बौछार कर दी। तेहरान में IRGC के कई मिसाइल लॉन्च को तबाह कर दिया।
इजराइल के हमले में तेहरान में एक अपार्टमेंट तबाह हो गया। बताया जा रहा है कि मलबे में दबने से कई लोगों की मौत हो गई। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के परमाणु साइट पर भी बमबारी की। बुशहर के परमाणु साइट पर इजराइल के फाइटर जेट ने एक एक कर कई बम गिराए। पिछले 10 दिनों में इजराइल ने बुशहर के परमाणु साइट पर तीसरी बार अटैक किया है। ईरान ने दावा किया कि हमले में परमाणु रिएक्टर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, न ही किसी तरह का रेडिएशन लीक हुआ है और संयंत्र सामान्य रूप से काम कर रहा है। तो वहीं IAEA का कहना है कि अगर हमले में रिएक्टर को नुकसान होता है तो ये बड़ी परमाणु दुर्घटना का कारण बन सकता है, क्योंकि बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर्शियन गल्फ के किनारे है और यहाँ लीकेज हुई तो इसके रेडिएशन का असर कुवैत, कतर, बहरीन, सऊदी अरब और UAE तक हो सकता है। इजराइल ने सिर्फ ईरान के न्यूक्लियर प्लांट को तबाह करने की कोशिश नहीं की, बल्कि यज़्द में यूरेनियम प्रोसेसिंग प्लांट पर भी हमला किया। यज़्द में अर्दाकन येलोकैक प्लांट पर भी बमबारी की। खुदाम हेवी वाटर कॉम्प्लेक्स पर इजराइल ने 2 फेज में निशाना बनाया। खुदाम हेवी वाटर प्लांट और येलो केक प्रोडक्शन प्लांट दोनों ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम से जुड़े महत्वपूर्ण प्लांट हैं। हेवी वाटर मुख्य रूप से परमाणु रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति कम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि येलो केक प्रोडक्शन प्लांट में यूरेनियम निकाला जाता है, जिससे बाद में परमाणु बम तैयार किया जाता है। इजराइल की एयरफोर्स ने ईरान के 3 बड़े स्टील प्लांट पर अटैक किया है, जिसमें इस्फहान के मुबारक के स्टील प्लांट और अफजा के खुजेस्तान स्टील कंपनी शामिल है। ईरान की यूनिवर्सिटी पर हवाई हमला हुआ। ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर बमबारी हुई है। हालांकि हमले में कितने लोग हताहत हुए हैं या कितना नुकसान हुआ है, इसकी अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। उधर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए तैयार नहीं है। बिना IRGC की परमिशन से गुजरने वाले टैंकरों को ईरानी फोर्स तबाह कर रही है, मिसाइल मारकर उसे समंदर में डुबो रही है। लेकिन ट्रंप अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को स्ट्रेट ऑफ ट्रंप बता रहे हैं। We're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. Excuse me for this. I'm so sorry. Such a terrible mistake. The fake news will say, he accidentally said, no. There's no accidents with me, not too many. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप दावा कर रहे हैं कि ईरान से बातचीत चल रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री रूबियो कह रहे हैं कि अगले कुछ हफ्ते में युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन ईरान का स्टैंड एकदम क्लियर है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और बंद रहेगा। رزمندگان جان برکف ما در نیروی دریایی و هوافضای سپاه ضمن کنترل هوشمندانه و قدرتمندانه تنگه هرمز و در دست داشتن ابتکار عمل در خلیج فارس هجوم به مواضع دشمن در منطقه را به فضل الهی با قدرت ادامه خواهند داد. जिस तरह से जंग के 29वें दिन लड़ाई और भीषण हुई है, उससे तो यही लगता है कि जंग अभी खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन ट्रंप दावा कर रहे हैं कि अमेरिका को ईरान में अभी भी 3554 और ठिकानों पर हमला करना बाकी है। ट्रंप पहले भी ईरान जंग जीतने का दावा कर चुके हैं, लेकिन अब कह रहे हैं कि ये काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। When this war ends, it's going to be like a rocket ship. I thought we were going to go down more, and I thought oil prices were going to go up higher than they are now. It's not finished yet. I'm not saying it's sort of finished, but it's not finished. It's got to be finished. And I thought that we would see a bigger drop in stock. It hasn't been that bad. अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का दायरा लगातार दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। तेहरान के साथ ही इजराइल एक साथ तीन मोर्चे पर जंग लड़ रहा है। लेबनान में ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर एयर स्ट्राइक कर रहा है, तो हिजबुल्लाह भी रॉकेट्स बरसा करके इजराइल के नाक पर दम कर रहा है। जंग में हुती विद्रोहियों के कूदने से इजराइल की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तेहरान से लेकर के लेबनान, हिजबुल्लाह से लेकर के हुती,
से इजराइल कैसे लड़ रहा है, इस रिपोर्ट से समझिए। ईरान के साथ कितने मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है इजराइल? क्या चौतरफा हमले से इजरायली सेना कमजोर पड़ने लगी है? लेबनान में इजरायली फोर्स के काफिले पर किसने अटैक किया? युद्ध में इजराइल इस वक्त तीन मोर्चों पर एक साथ लड़ रहा है। ईरान और लेबनान दोनों में एक साथ इजराइल भिड़ा हुआ है। दोनों ही देशों में इजराइल की बमबारी हो रही है। तो यमन के विद्रोही संगठन हूती ने भी इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इजराइल के खिलाफ हूती ने पहली बैलिस्टिक मिसाइल दागी है, जिससे जंग में इजराइल की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। 29 दिनों में जारी ईरान युद्ध बेहद खतरनाक मोड़ पर आ गया है। ईरान की IRGC इजराइल के पूर्वी हिस्से में मिसाइलों की बौछार कर रही है, जिसके जवाब में इजरायली फाइटर जेट्स तेहरान में तबाही मचा रहे हैं। स्टील प्लांट समेत ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बना रहे हैं। तो दूसरी ओर ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह पर भी ताबड़तोड़ अटैक कर रहे हैं। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को चुन चुन कर उड़ाया जा रहा है। इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह ने भी बड़ा हमला किया है। लेबनान में इजरायली डिफेंस फोर्स के काफिले पर घात लगाकर अटैक किया है। हिजबुल्लाह का दावा है कि साउथ लेबनान में इजरायली फोर्स के काफिले पर बहुत बड़ा हमला किया। इस हमले में इजरायली सेना के 20 से ज्यादा मरकावा टैंक को निशाना बनाया। हिजबुल्लाह के मुताबिक अब तक इजराइल के 100 से ज्यादा मरकावा टैंकों को तबाह किया जा चुका है। हिजबुल्लाह के इस हमले में इजरायली डिफेंस फोर्स को भारी नुकसान हुआ। इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। एक मरकावा टैंक की कीमत तकरीबन $60 लाख है, जबकि हिजबुल्लाह की मिसाइलों की लागत करीब $20,000 आती है। मरकावा टैंक इजराइल का मुख्य वॉर टैंक है, जिसे विशेष रूप से इजरायली डिफेंस फोर्स के लिए डिजाइन किया गया है। इस टैंक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे क्रू सेंट्रिक बनाया गया है, यानी अगर हमला होता तो सैनिकों के मारे जाने की आशंका कम होती है। मरकावा टैंक एडवांस बख्तरबंद सुरक्षा से लैस है, जो इसे दुनिया के सबसे सुरक्षित टैंकों में से एक बनाता है। इस बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को खत्म करके ही दम लेने की बात की है। दक्षिणी लेबनान में हम सिक्योरिटी जोन का विस्तार कर रहे हैं ताकि हमारे लोगों और हमारे क्षेत्र से टैंक रोधी मिसाइलों का खतरा टल जाए। हम बस एक बड़ा बफर जोन बना रहे हैं। अब हमारे सामने हिजबुल्लाह को डिसमेंटलिंग करने का मुद्दा है। ये मामला ईरान के साथ चल रहे ओवरऑल कैंपेन से भी जुड़ा है, जो मीडिया में आ रही खबरों के उलट अभी भी जारी है। हालांकि हम लेबनान की स्थिति में मौलिक बदलाव लाने के लिए हर संभव प्रयास करने के लिए डिटरमाइंड हैं। एक और हिजबुल्लाह इजराइल पर रॉकेट्स दाग रहा है। इजराइल के हाइफा पर बमबारी कर तबाही मचा रहा है। तो इजरायली फोर्स पूरी ताकत से लेबनान की राजधानी बेरूत पर ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर रही है। बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को खत्म किया जा रहा है। हिजबुल्लाह से जुड़े तेल और गैस स्टेशनों को उड़ाया जा रहा है। लेबनान में हालिया इजरायली हमलों में मुख्य रूप से दाहिया शहर को निशाना बनाया गया। साउथ लेबनान में मौजूद दाहिया हिजबुल्लाह का गढ़ माना जाता है। यही वजह है कि यहाँ सबसे ज्यादा हमले हुए हैं। इसके साथ ही सेंट्रल बेरूत के बछूरा और तटील इलाके जनाह को भी निशाना बनाया गया। इन हमलों में हिजबुल्लाह के गढ़ों, रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स और कारों को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही इजराइल हिजबुल्लाह से जुड़े होटलों और कमर्शियल प्लेस को भी टारगेट कर रहा है।
अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग के बीच लेबनान में भारी तबाही हो रही है। फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेटों की बौछार कर दी। इसके बाद इजराइल ने इसे अपना खतरा मानकर लेबनान पर पूरी ताकत से हमले शुरू कर दिए। नतीजा यह हुआ कि इजरायली एयर स्ट्राइक में राजधानी बेरूत जलने लगी। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर सटीक हमले होने लगे। जंग शुरू होने से अब तक इजरायली सेना लगातार बमबारी कर रही है। इस पूरे एक महीने में इजराइल ने लेबनान पर 1200 से ज्यादा हमले किए हैं। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक्स, आर्टिलरी गोलाबारी और ड्रोन से हमले किए। सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही इजराइल ने 100 से ज्यादा हमले किए। इजरायली हमलों में लेबनान के दक्षिणी इलाके में सबसे ज्यादा तबाही हो रही है। इजराइल के निशाने पर हिजबुल्लाह है, लेकिन हवाई हमले में रिहायशी इलाकों में भी भारी नुकसान हो रहा है। लेबनान के हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक इजरायली हमले में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हैं। मरने वालों में 121 बच्चे समेत 81 महिलाएं भी शामिल हैं। लेबनान में इजराइल इंडस्ट्रीज को भी निशाना बना रहा है, जहां से हिजबुल्लाह को फंडिंग की जाती है। हिजबुल्लाह को कमजोर करने के लिए इजरायली सेना ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी टारगेट कर रही है जिसका हिजबुल्लाह इस्तेमाल करता है। हाल ही में इजरायली सेना ने लितानी नदी पर बने अल कसीमिया पुल पर एयर स्ट्राइक कर उसे उड़ा दिया। ये ब्रिज लेबनान में साउथ और नॉर्थ को जोड़ता था। इस हमले का मकसद हिजबुल्लाह को आवाजाही से रोकना था। हिजबुल्लाह इसी पुल के जरिए अपने घातक हथियारों की सप्लाई करता था। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह को पूरी तरह खत्म करने के लिए उन्होंने अपनी सेना को पूरी छूट दे रखी है। लेबनान में आईडीएफ पूरी फ्रीडम के साथ कार्रवाई कर रहा है और हिजबुल्लाह पर हमले जारी रखते हुए अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। हम जमीनी अभियानों को और मजबूत कर रहे हैं। हमने उत्तरी कमान को एडिशनल फोर्सेस से मजबूत किया है, जो आने वाले दिनों की लड़ाई में शामिल होंगे। इसी बीच हमने हिजबुल्लाह के कुछ और मुख्यालयों को भी नष्ट कर दिया है। हमने रादवान फोर्स पर हमला किया और एक रेडियो स्टेशन में स्थित मुख्यालय पर भी हमला किया, जहां आतंकवादी मौजूद थे। हिजबुल्लाह भी इजराइल के इन हमलों का जवाब बहुत तेजी से दे रहा है। इजराइल के तेल अवीव से लेकर हाइफा को निशाना बनाकर मिसाइल और रॉकेट्स दाग रहा है। 28 फरवरी से अब तक हिजबुल्लाह ने इजराइल की तरफ 3500 से ज्यादा रॉकेट दागे। इसमें से ज्यादा रॉकेट्स इजराइल के उत्तरी शहरों, सैन्य ठिकानों और बस्तियों पर गिरे हैं। इन रॉकेट हमलों के चलते इजराइल में भी कई मौतें हुई हैं। हजारों लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया गया है। इजराइल पर एक तरफ ईरान अपनी मिसाइलों और ड्रोन से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, तो दूसरी ओर हिजबुल्लाह और हूती जैसे प्रॉक्सी भी तेल अवीव पर बारूद बरसा रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल के डिमोना परमाणु साइट को निशाना बनाया है। यमन से बैलिस्टिक मिसाइल दागने के बाद साउथ इजराइल के बीर शेबा और आसपास के कस्बों में सायरन बज रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने साफ कहा कि लाल सागर में हम अमेरिकी और इजरायली सेना को टारगेट करेंगे। अगर एक भी मुस्लिम को छुआ तो हूती की आर्मी मोर्चे पर तैनात है और हमारी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग चल रही है। ईरान ने होर्मुज को बंद कर रखा है, जिसे दुनिया भर में तेल के लिए हाहाकार इस वक्त मचा हुआ है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें आसमान पर हैं, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल पर्याप्त मात्रा में मौजूद है। ना ही पेट्रोल की किल्लत है और ना ही डीजल का संकट। लेकिन इसके बावजूद भी अफवाहों का बाजार काफी गर्म है। सिलेंडर के लिए लाइन लगी हुई है। पेट्रोल पंप पर भगदड़ जैसी स्थिति नजर आ रही है।
ऑयल गैस की अफवाह, स्टॉक फुल का बोर्ड शहर शहर। मिडिल ईस्ट में जंग के 1 महीने पूरे हो गए हैं। युद्ध संकट से देश में बदले हालात पर सरकार पल पल की नजर बनाए हुए है। हॉर्मूज रूट को क्लियर कर 2 इंडियन शिप भारत पहुंच रहे हैं। पेट्रोलियम और एलपीजी से लेस दोनों शिप को इंडियन नेवी ने कवर देते हुए हॉर्मूज स्ट्रेट से निकाला है। दुनिया के लिए यह रूट अभी बंद है। अमेरिका इसी रूट पर फंसा है। ईरान ने पूरा खेल पलट दिया है, लेकिन भारतीय शिप के लिए यह रूट पूरी तरह से क्लियर है। पीएम मोदी की डिप्लोमेसी युद्ध संकट में भी सटीक साबित हो रही है। मोदी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मीटिंग में क्लियर कर दिया है, हालात कंट्रोल में है, मिलकर काम करने की जरूरत है। जमाखोरी, कालाबाजारी पर एक्शन तुरंत लें। अभी जो युद्ध चल रहा है, इससे पैदा हुए संकट का सामना कैसे करना है, इसके बारे में मैंने संसद में भी विस्तार से बताया है। मेरी कल देश के सभी मुख्यमंत्रियों से भी लंबी चर्चा हुई है और बड़ी सकारात्मक चर्चा हुई है। मैं आज आप सभी जनता जनार्दन से फिर कहूंगा, मैं देशवासियों से फिर से कहूंगा, हमें शांत मन से, धैर्य के साथ, एकजुटता के साथ, मिलजुल करके इस संकट का सामना करना है। सरकार एक्शन में है ताकि किसी भी तरह का पैनिक ना फैले। युद्ध के चलते क्रूड ऑयल, एलएनजी, पीएनजी की सप्लाई पर असर पड़ा है। इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हैं। भारत सरकार ने क्लियर किया है कि देश में कच्चे तेल का स्टॉक फुल है। अगले 2 महीने तक तेल सप्लाई पर कोई आंच नहीं आने वाली। सभी रिफाइनरियों में 100% कैपेसिटी के साथ वर्किंग है। घरेलू एलपीजी का उत्पादन 40% बढ़ा है। कमर्शियल गैस का कोटा भी 70% बढ़ा दिया गया है। सरकार एक्शन मोड में है तो अफवाहबाज लगातार टेंशन बढ़ाने में जुटे हैं। देश के अलग अलग इलाकों से पेट्रोल डीजल को लेकर हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जनरेटर, भगोना, पानी की टंकी, दूसरे बाइक की टंकी, गैलन लेकर लोग पेट्रोल डीजल लेने पहुंच गए हैं। जमाखोरी की ये डरावनी तस्वीर है, जहां एक तरफ सरकार क्लियर कर रही है कि स्टॉक की कोई कमी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ अफवाहबाजी के चलते पैनिक जैसे हालात बने हुए हैं। सरकार ने साफ साफ कहा है कि किसी भी तरह के पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। हम आपको लखनऊ के पेट्रोल पंप से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं। गोमती नगर इलाके में पेट्रोल पंप पर ऑयल फुल है। 2 दिन पहले यहां भी पैनिक सिचुएशन बन गई थी। अचानक अफवाह उड़ने से लोग टेंशन में आ गए थे। लखनऊ का ये गोमती नगर इलाका है और कोको पेट्रोल पंप है। ये इंडियन ऑयल कंपनी का पेट्रोल पंप है। यहाँ पर आज गाड़ियां हैं, बाइक्स है, 4 व्हीलर्स हैं, लेकिन सबको डीजल और पेट्रोल मिल रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि पिछले 3 दिन यहाँ पे काफी ज्यादा मारा मारी रही। अब इस जो पेट्रोल पंप है, इसके मैनेजर साहब हमारे साथ हैं। अब क्या हालात हैं? हालात मैम अभी काफी नॉर्मल हैं। मतलब तेल तो हम उसी स्पीड से दे रहे हैं लोगों को, बट पहले लोग ज्यादा स्ट्रेंथ में आ गए थे, घबराए हुए थे, ज्यादा भरा रहे थे। अभी थोड़ा जो 500 या टंकी फुल कराने का हर आदमी बोल रहा था, अब थोड़ा सा नॉर्मल हो गया है करके। बाकी तेल पीछे से कंटिन्यू आ रहा है, अभी भी कंटिन्यू दिया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं, किसी को वापस नहीं किया जा रहा है यहाँ पे। ये आपको भी कुछ दिक्कत हुई? नहीं मैम। आराम
पहले आपने भी लाइन लगाई जो 3 दिन इतनी एक जगह पे केवल 200 रुपए का मिला है, उससे ज़्यादा नहीं दे रहे थे। आज नहीं, कल के टाइम में 200 से ज्यादा का नहीं। यहाँ तो मिल रहा है। तो इस तरह से लखनऊ के पेट्रोल पंप में आप जाएंगे तो ज्यादातर पेट्रोल पंप में गाड़ियां नहीं है, पेट्रोल डीजल है। और जो 3 दिन से पैनिक था, जो लोग घबरा के पेट्रोल पंप पहुंच रहे थे, अब शायद उनको भी समझ में आ गया है कि पेट्रोल और डीजल की कोई किल्लत नहीं है। हालांकि मुंबई में डीजल के दाम बढ़ने से मछुआरों के कारोबार पर असर पड़ा है। वजह है इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ाने से। इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए, जिसके चलते सैकड़ों मछुआरों की बोट इस वक्त किनारे खड़ी है। मुंबई की अरब सागर की लहरों पर जीवन तलाशने वाले मुंबई के मछुआरे इन दिनों किनारों पर ठहर गए हैं। उनका जो पेशा है उनके लिए घाटे का सौदा साबित हो रहा है। वजह है डीजल के बढ़ते दाम। इसके कारण उनकी नावें, उनके जो जहाज है वो समंदर के अंदर नहीं जा पा रहे हैं और जिसके कारण मछुआरा जो पेशा है उस पर भी काफ़ी संकट छाया हुआ है। जिस तरह से डीजल के दाम में बढ़ोतरी हुई है उसके कारण उनके जो मछुआरे हैं उनके नावों में डीजल नहीं भर पा रहे हैं और यहाँ पर वो टैंकर भी उन्होंने लाना अब जो है रोक दिया है। इस वक्त हम मुंबई के ससून डॉक में मौजूद है। ससून डॉक ये सबसे बड़ा डॉक है यहाँ पर मछुआरों का और सामने पेट्रोल पंप भी है इंडियन ऑयल का। इनके लिए अलग से पेट्रोल पंप है, उनकी सोसाइटीज के लिए अलग अलग सोसाइटीज बनी हुई है और सामने आप देख पाएंगे डीजल के ड्रम है, बिल्कुल खाली है। इन्हीं ड्रम से नावों में डीजल भरा जाता है। युद्ध के वजह से जो चल रहा है वो फटका हमको मिल रहा है और पूरा भारत देश में ये फटका लग रहा है। पूरा मछली बढ़ा दिया ये। हाँ, ये दाम कंपनी इसके लिए कि तेल बाहर से ही आ रहे हैं। ये सेल्स ऑफिसर का बात है, आएगा तभी वो बताएंगे, ऐसा हमसे बात किया आज। तो युद्ध के कारण जो है तेल के दाम कंपनियों ने बढ़ा दिए है। आप बताइए कि आपकी भी नाव है, जा पा रहे कि नहीं जा पा रही है? नाव नहीं है, हम लोग मतलब काम करने वाले लोग हैं नावों में। तो हम बेरोजगार भी हो सकते हैं ये भाव के वजह से। हमारे नाव है सबके जो लोगों की खड़ी है। बात करें सिलेंडर की लाइन की तो वो अभी भी बरकरार है। अलग अलग शहरों में सिलेंडर के संकट के चलते लोग एजेंसी के बाहर लाइन में खड़े हैं, घंटों घंटों इंतजार को मजबूर हैं। मुंबई में दादर इलाके में सैकड़ों लोगों की कतार है। सिलेंडर रखकर लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। किसी को डीएससी नंबर मिल गया लेकिन सिलेंडर डिलीवर नहीं हुआ तो किसी की बुकिंग में दिक्कत आ रही है। मुंबई के दादर का नायगांव का इलाका है। इस वक्त मेरे कैमरामैन अरुण आपको जो विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये लाइन यहां से शुरू होती है एलपीजी गैस सिलेंडर के लिए। जो लोग आज सुबह से लाइनों में लगे हुए हैं, ये लाइन यहां से शुरू होकर अगर आप देखें तो इसका कोई भी अंत आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये लाइन आगे लगभग आधे किलोमीटर तक जो है वो नजर आती है। लोग अपने घरों से बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को लेकर आज सुबह से यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं, सिलेंडर के ऊपर बैठे हुए हैं। घर से पूरी तैयारी करके आए हैं, वो अपना नाश्ता, अपना खाना, चिप्स के पैकेट, सब कुछ यहाँ पर पहले से लेकर तैयार आए हैं कि इस एजेंसी पर उन्हें कितना समय बैठना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, इसका कोई आइडिया उन्हें भी नहीं है। आधे किलोमीटर से ज्यादा की लंबी ये लाइन जो है वो मुंबई के नायगांव इलाके में देखने को मिल रही है। सर्वर बंद है, एजेंसी कैसे काम कर रही है, लोगों को इस बारे में फ्रंट पर कोई आइडिया नहीं है। लोग जो यहाँ पर हैं वो भी ये कह रहे हैं कि एजेंसी का नाम लेकर पॉइंट आउट किया जाए कि नायगांव में जो भारत गैस की एजेंसी है वहां पर ये परेशानी हो रही है। आरोप लग रहा है कि ब्लैक कर रहे हैं ये लोग, गैस ब्लैक कर रहे हैं। कैसे? देखो, मेरा अभी है 23 तारीख को कैश मेमो बना है। 23 तारीख को 912 रुपए की पेमेंट है जो इन्होंने कर दी है। क्या नाम है आपका? नहीं किया है, कैश मेमो आया है। तो इधर आने पहले नाम बता दीजिए। मेरा नाम संदीप मोहिते। आपने कैश मेमो बनाया, आपने गैस बुक की? कंपनी से बना है। जब भी कैश मेमो बनता है इसका मतलब है मेरे नाम का सिलेंडर इधर आया है, तो इन्होंने मेरे को देना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं लाइन से आप सिलेंडर ले लो। अब आपको चंडीगढ़ ले चलते हैं। पिछले 20 दिनों से सिलेंडर लेने के लिए तस्वीर एक जैसी दिख रही है। लंबी लंबी लाइन है। इंतजार करते करते कई लोगों को खाली हाथ घर लौटना पड़ रहा है। सिलेंडर खत्म होता जा रहा है लेकिन लाइन नहीं खत्म हो रही। सिलेंडर को लेकर मारामारी चंडीगढ़ में लगातार जारी है। इस वक्त मैं जिस गैस एजेंसी में मौजूद हूँ, यहाँ पे आप तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर लोगों की
सिलेंडर को लेकर लंबी लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई हैं। लगातार लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब सिलेंडर मिलेगा और उनके घर में जो खाना है वो पकेगा। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें सिलेंडर यहाँ पर मिल रहा है और ये जिनकी बुकिंग हुई थी और यहाँ पर वो सिलेंडर लेने के लिए आए हैं। दूसरी तरफ अगर आपको मैं तस्वीर दिखाऊं तो ये एजेंसी के बाहर की तस्वीर है, जहाँ लोग लंबी लंबी कतारों में लगातार अपनी बारी की प्रतीक्षा जो है वो कर रहे हैं सिलेंडर के लिए। ये आप तस्वीर देख रहे हैं और कितनी लंबी लाइन जो है वो आपको यहाँ पर नजर आएगी। ये देखेंगे आप कि कितनी लंबी लाइन है और लाइन जो है वो बदस्तूर इसी तरह यहाँ पर रहती है कि खत्म नहीं होती। सिलेंडर खत्म हो जाते हैं लेकिन लाइन जो है वो खत्म नहीं होती है। लोगों की उम्मीद यही रहती है कि उन्हें सिलेंडर जो है वो आज मिल जाएगा और उनके घर का चूल्हा जो है वो जल पाएगा। दिन से आ रहे हैं आप यहाँ? कल भी आई थी, नहीं मिला था। अच्छा, आज आई हूँ फिर। आज आए हैं। तो कल टोकन मिला था या क्या मिला? नहीं, मैं तो पर्ची मिली थी, आज हो गया 4-5 दिन। 4-5 दिन पहले मिली। तो क्या कह रहे हैं अभी ये? कह रहे हैं कि 25 रह गया सिलेंडर, अब लाइन लगाओगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर्ची दी है ये। इस पे डेट डाल दी? एक की, हाँ जी, डेट डाल दी इसके ऊपर। 21 तारीख की डेट दे दी लेकिन फिर भी नहीं मिला? हाँ जी, नहीं मिला सिलेंडर। अब देखो लाइन में लगे उम्मीद से। राजधानी दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही नजारा है। सीलमपुर इलाके में लंबी लाइन लगी है। सुबह 4 बजे से लोग लाइन में खड़े हैं। लोग हैरान परेशान हालत में अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। 21 फरवरी को हमारी बुकिंग हुई जी और किसी और को दे दिया गया। इस पे जो लगा हुआ है कि केवल होम डिलीवरी देंगे, गोदाम में सिलेंडर नहीं मिलेगा, घर घर सप्लाई दी जा रही है। मिल रही है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, एजेंसी जाना पड़ रहा है लेने के लिए। ऐसा हो ही नहीं रहा सर। हाँ, मैंने कितने देर से मैसेज कर रहा हूँ, मैसेज भी नहीं आ रहा। कुछ नहीं हो रहा है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तीसरा चक्कर काट रहे हैं, तीसरा चक्कर लगा रखा है कि आप लोग घर जाए, यहाँ लाइन न लगाएं बस।